सो वेलकम टू द चैनल एग्जाम एंटर आसाम। ठीक है, तो आज बेसिकली ये वीडियो मैं पहले शूट करने वाला था बट पूरा दिन बहुत ही हेक्टिक गया। ठीक है, सो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 10:30 को मुझे अपलोड करना है। तो हमने जो हमारा जो गाइडेंस बैच है ना, वो हमने कल ही स्टार्ट कर दिया था 6 मई को। तो हमने वहाँ पर टारगेट्स वगैरह दिया था 3 चैप्टर्स का और हमने प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन दिया था। और हमने आज क्या करा, एक प्रैक्टिस टेस्ट हमने रखा था 40 मार्क्स का, उसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कहता है, द डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, मैं पेन ले लेता हूँ। सो पहले प्लैंक्स कांस्टेंट इट इज़ डेनोटेड बाय एच। ठीक है, इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एकदम बेसिक सा चीज़ है। ठीक है, बट ये सवाल मैंने क्यों रखा है, क्योंकि ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है ये तुम अभी बाय हार्ट कर लो। इसका जो डिमेंशनल फॉर्मूला है अभी हम डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में तुम अगर डिराइव करने बैठोगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा एंड योर टाइम विल बी वेस्टेड। ठीक है, सो एनर्जी का होता है ml² t-2 और फ्रीक्वेंसी इट इज़ t-1। इसका आंसर क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट का डिमेंशनल फार्मूला ml² t-1। ये जो डिमेंशनल फार्मूला है ये एग्जाम में जब तुम्हें प्लैंक्स कांस्टेंट दिखेगा तो इमीडिएट तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि आंसर इज ml² t-1। एकदम रट्टा होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में डिराइव करने का टाइम है तो इसलिए हमने ये सवाल लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ml² t-1। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये सब सॉल्व करना ईजी है। एच इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी करना ईजी है बट एग्जाम में याद रखो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन एंड डस्टेड। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डिमेंशंस एज प्रेशर। देखो, रुको, ये सवाल में सारे ऑप्शंस देख ही लेते हैं। ठीक है, सारे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। जैसे सेकंड वाला जो ऑप्शन है ml² t-2, ये जो ऑप्शन है ये किस किस का हो सकता है डिमेंशनल फार्मूला। ये हो सकता है तुम्हारा एनर्जी का डिमेंशनल फार्मूला, ये हो सकता है तुम्हारा वर्क का डिमेंशनल फार्मूला, और ये हो सकता है तुम्हारा टॉर्क का डिमेंशनल फार्मूला। ओके, और जो ऑप्शन सी है ये किसका डिमेंशनल फार्मूला हो सकता है, ये मोमेंटम का डिमेंशनल फार्मूला हो सकता है। ठीक है, मोमेंटम मोमेंटम p इज इक्वल्स टू एम वी होता है। ठीक है, इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। और ये तो सिंपल लेंथ ही है, ऑप्शन नंबर डी लेंथ है। तो हमने सारे ऑप्शंस देख लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम डिमेंशन एज प्रेशर। ठीक है, ये जो सवाल है ये भी हमने मतलब वही तुम्हें याद रखना है तो इसी टाइप का हमने दिया है। सो पहले देखो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। ठीक है, फोर्स का डिमेंशनल फार्मूला है ml/t क्या है -2, और एरिया का होता है l²। इसका आंसर क्या आता है ml-1 t-2। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है, प्रेशर का। ठीक है, तो लेट्स सी ऑप्शन वाइज। ऑप्शन क्या है, स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस इज अगेन इट इज ऑल्सो फोर्स बाय एरिया। तो इसका तो सिमिलर आ ही रहा है प्रेशर की जैसे। एनर्जी का हमें पता है ml² t-2। पावर का क्या होता है, पावर होता है तुम्हारा क्या, वर्क बाय टाइम। ठीक है, वर्क बाय टाइम मतलब वर्क इज ml² t-2, टाइम इज टी। तो क्या होता है ml² t-3। ये लगा गया। मोमेंटम का क्या है, तो अभी जब से तुम्हें मोमेंटम मिलेगा p का तो तुम्हें रट्टा होना चाहिए कहाँ पे मैंने दिखाया था। तो ये रहा मोमेंटम का। ठीक है, mlt-1 क्या है, mlt-1। तुम्हें याद भी करना होता है यार, एग्जाम में तुम्हें कुछ डिराइव नहीं करना होता है, तुम्हें जस्ट डायरेक्टली तुम्हें बस जो याद है उसे तुम्हें टिक करना है बस, क्योंकि डिराइव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। तो ये जो स्ट्रेस है ना, फोर्स अपॉन एरिया तो है ही, बट इसका थोड़ा सा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये जो स्ट्रेस है ये बेसिकली इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है पर यूनिट एरिया। ये जो फोर्स है ये बेसिकली होता है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल, तो पेन का क्या हो गया, क्या है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। ये जो फोर्स है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यही होता है स्ट्रेस। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर, बट कुछ रूल वगैरह में लिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि रूल नंबर 1 तुम याद रखो, या फिर ऐसे कुछ रूल्स लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक रूल है, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये एक रूल हो गया। सेकेंड रूल तुम्हें दूंगा मैं, दैट इज जीरोस बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो देखो, ये रहा ज़ीरो और ये रहा, ये एक नॉन ज़ीरो डिजिट है और ये भी एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो इसके बीच में एक ज़ीरो है ना, सो दिस ज़ीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे लिखता हूँ ज़ीरोस बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, हैंड राइटिंग को इग्नोर करो, बहुत ही गंदा हो चुका है मेरा हैंड राइटिंग। फिर रूल नंबर 3 ये याद रखो, ट्रेलिंग ज़ीरो आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, डेसिमल के बाद जो भी ज़ीरो आता है दैट इज सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग ज़ीरो आफ्टर डेसिमल
इज सिग्निफिकेंट। जैसे कि इस जैसे कि ऐसे पॉइंट के बाद एक जीरो आ गया तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर है 5051, सो ये जो जीरो है ना, दिस बिकम सिग्निफिकेंट, मतलब यहाँ पे जो होगा दैट इज़ 4, सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। और रूल नंबर 1 में क्या कहता है, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। सो रूल नंबर 1 में क्या कहता है, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब यही है कि जीरो के बाद अगर 2 जीरो आता है फिर 1 लिख दो तुम, तो ये जो 2 जीरो है दिस आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 होगा, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर इज प्रेजेंट। सो 3 रूल्स बढ़िया तरीके से मैंने क्लियर करा दिया। अभी यहाँ पे कितने सारे सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये जो 3 रूल्स है ना, दिस रूल इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है, 0.005 मेरे को मैं बढ़िया तरीके से लिख लेता हूँ फिर से, क्या है 0.00506। यहाँ पे कितने सारे सिग्निफिकेंट फिगर है, पहले ये देखो ना, ये 2 जीरो क्या है, दिस जीरोस आर लीडिंग जीरोस, ठीक है, दिस लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, सो ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा। सो रूल नंबर 2 क्या है, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, ये 5 और 6 के बीच में ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। फिर ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट, ये जो डेसिमल यहाँ पे दिख रहा है तुमको, सॉरी रफ हो गया, ठीक है, क्या पे रफ हो गया, मैं फिर से ये लाता हूँ। सो ये जो डेसिमल के बाद तुम यहाँ पे लास्ट में जीरो देख रहे हो, ठीक है, दिस इज सिग्निफिकेंट, डेफिनेटली सिग्निफिकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 4 है। ओके, डन डन अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लिया हमने, बट हाँ रूल्स वगैरह क्लियर है बहुत ही बढ़िया तरीके से। सो क्वेश्चन नंबर 4 में लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मेजर्ड इज दिस एंड दिस देन करेक्ट एरिया। देखो सवाल इजी है, बट यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन आता है। तुम ये कहोगे कि सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान है, एरिया का लिखो तुम, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, बस आंसर आता है। बट हाँ ये है मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है। क्या सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है, फॉर तुम यहाँ पे याद ही रख लो, फॉर मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन के लिए, देखो यार हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदा है, बट मैं कह रहा हूँ तो उससे तुम्हें समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। फॉर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन द आंसर शुड हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज क्वांटिटी विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब क्या है, सो यहाँ पे क्वेश्चन में तुम देख लो, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है, तो जो आंसर निकलेगा दैट आंसर दिस आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू द लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, ये है मेरा रूल। ओके गाइस, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, मैं अभी बहुत ही ज़्यादा नॉइसी एरिया में हूँ, ठीक है, सो हमें इग्नोर करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं बाहर हूँ कैंपस से, ठीक है, सो ऐसा दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसका कैलकुलेशन करो, 5.2 मीटर इंटू 3.40 मीटर, सो तुम्हारा आंसर आता है कितना, कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है, कितना आता है आंसर, 17 पॉइंट कितना आता है, 17.68 मीटर स्क्वायर, बट द आंसर शुड बी, बट इसका जो फाइनल आंसर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन तुम यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे बस 2 है सिग्निफिकेंट फिगर, सो द आंसर इज डी, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, विच पेयर हैज सेम डायमेंशंस। मैंने पहले बता दिया था टॉर्क, ठीक है, टॉर्क क्या होता है, आर एफ ऐसा होता है, ठीक है, फोर्स और लेंथ ही रहता है, यहाँ पर फोर्स होता है एम एल टी माइनस 2, लिखता हूँ यहाँ पर एम एल टी माइनस 2, और यहाँ पर होता है एल, लेंथ का होता है एल, सो क्या आता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, वर्क का भी वही होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। प्रेशर और एनर्जी का सेम नहीं होता, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल्स टू वर्क बाई टाइम। प्रेशर का तुम पहले भी सवाल आ चुका है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, फोर्स का तो अलग ही है, एम एल टी माइनस 2 ये होता है, तो इसका तो अलग नहीं है, सॉरी इसका तो अलग है दोनों का। क्या कर रहा था मैं यार, रुको रुको यार, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस है इसलिए इग्नोर इट। प्रेशर और एनर्जी का अलग अलग है, टॉर्क एंड वर्क का सेम है डिमेंशन। मोमेंटम एंड फोर्स, मोमेंटम का कितना था, देखो मैंने बोला ना रट्टा मार लो, मोमेंटम का कितना है एम एल टी माइनस 1, तुम इसे याद रखना ही होगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली तुम टिक लगा लो। मोमेंटम का है एम एल टी माइनस 1, फोर्स का मैं नहीं बताने वाला, वेलोसिटी एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, आंसर इज ए, ठीक है। सो नेक्स्ट जाते हैं, ए स्क्रू गॉज हैज़ पिच 1 mm एंड 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये तुम्हारा जो है यूनिट्स एंड डायमेंशन में तुम्हारा ये एरर का सवाल है, ठीक है, तो आसान सवाल है। सो ये जो सवाल है ना, ये एकदम तुम्हारा डायरेक्ट एकदम, ये जो है ये जो सवाल है ये एकदम फार्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है, एकदम फार्मूला बेस्ड सवाल है।
सो इस पर इसको कैसे करना है, तो यू नीड टू नो द फॉर्मूला। लिस्ट काउंट निकालने को बोला है, लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू, तुम्हें पता होगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, ठीक है। तो क्या है, यू हैव पिच, एकदम आसान है, 1 mm डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिविजन के 100, ठीक है। तो क्या आता है 0.01 mm। बट ये जो ऑप्शन है ये mm में है, एग्जाम में अगर सेंटीमीटर में दिया जाए तो तुम क्या करोगे, देन यू नो इट 1 mm इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। तो तुम्हें 1 mm को तुम 0.1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, आराम से कर लोगे। सो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से 1 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सो इट विल बी 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। बट ये यहाँ पर mm में ये सवाल, तो ये मैंने स्किप साइड बता दिया कि एग्जाम में अगर सेंटीमीटर में आ जाए, सो सिंपली यू विल यूज़ 1 mm इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर, बस हो गया। बट इसका आंसर ये होगा, बी होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस, ठीक है। सो ये जो सवाल है, अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो तुम्हें क्या करना है, ऑप्शन वाइज देखो ऐसे सवाल को। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। सो ये तो डेफिनेटली डायमेंशन लेस हो ही जाता है, एल वाई एल हो जाता है, सब जीरो होता है, एम एल एम जीरो एल जीरो टी जीरो, तो ये तो डायमेंशन लेस मिल ही जाता है, आंसर पहले मिल जाता है। बट क्या करते हैं, सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं ना। सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स बाय लेंथ हो गया, ये क्या होता है एम एल T-2, ये एल है तो क्या होता है M T-2, ठीक है। ये सब तुम अगर याद रखते हो, एग्जाम में तुम्हें डिराइव नहीं करना होता, बट आसान है। प्रेशर का फिर से आ गया वही, मैं नहीं बताने वाला अभी। हाँ, एक है यंग्स मॉड्यूलस, ये क्या होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तुम्हें अभी स्ट्रेन मिल गया, ये डिमेंशनलेस है, और स्ट्रेस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ क्या, प्रेशर है ना। तो प्रेशर का कितना था ml-1 T-2, देखो मुझे याद हो गया, तुम्हें भी याद करना होगा। सो दिस क्वेश्चन इज डन एंड डस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज 2%, द परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ सर्कल, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, इट इज़ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस तुम्हारे पास है, ये एकदम आसान है एकदम। सो ये सब तुम कैंसिल कर दो, तो अगर ऐसा सवाल मिलेगा तुम ऐसा कर दो 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर कर दो। सो 2 इंटू कितना परसेंट चेंज है, 2%, कितना है 4%, ये हो गया आंसर। बहुत ही आसान है, ऐसा सवाल आ सकता है, ठीक है। एक्चुअली ऐसा सवाल में क्या चेक करता है तुम्हारा, ये फार्मूला चेक करता है। फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ दे दिया, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो इस सब का तुम्हें फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो दे विल डेफिनेटली चेक योर फार्मूला कि तुम्हें फार्मूला आता है या फिर नहीं आता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में मूव करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज इट इज़ क्या है मोस्ट सूटेबल फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ थिन वायर एक्यूरेटली, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एनालिसिस दे देता हूँ। सो बेसिकली क्या क्या है, मीटर स्केल है, वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गॉज है, मेजरिंग टेप है, ठीक है। सो एक थिन वायर का डायमीटर क्या होता है, बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल होता है ना डायमीटर, द डायमीटर इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए होगा, हाई प्रिसिशन चाहिए होगा, हाई प्रिसिशन चाहिए होगा, और उसका क्या होना चाहिए, लिस्ट काउंट स्मॉल होना चाहिए। अगर हाई प्रिसिशन चाहिए देन द लिस्ट काउंट शुड बी स्मॉल, ठीक है। नाउ लेट्स सी ऑप्शन वाइज। मीटर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होता है, इट इज़ 1 mm, इसका मतलब क्या है 0.1 सेंटीमीटर। सो ये बेसिकली इट इज़ टू लार्ज फॉर थिन वायर, ठीक है, इट इज़ टू लार्ज, ओके, इट इज़ टू लार्ज फॉर थिन वायर, सो इट इज़ वेरी इनएक्यूरेट, ये छोड़ो। लेट्स गो फॉर वर्नियर कैलिपर। सो वर्नियर कैलिपर इट इज़ बेसिकली मोर एक्यूरेट देन मीटर स्केल, ये जो है वर्नियर कैलिपर, बट स्टिल इट इज़ लेस प्रिसाइज देन स्क्रू गॉज, जो कि नीचे है ये स्क्रू गॉज, ये भी हम काट देते हैं। स्क्रू गॉज कैसे है, देखो स्क्रू गॉज का जो लिस्ट काउंट है दैट इज़ 0.01 mm, देखो लिस्ट काउंट इतना ज़्यादा छोटा है, मतलब 0.001 सेंटीमीटर होता है। सो डेफिनेटली इट हैज़ हाई प्रिसिशन, थिन वायर को बहुत ही बढ़िया तरीके से मेजर कर पाएगा। और मेजरिंग टेप से तुम कैसे थिन वायर को मेजर करोगे, सो इतनी होता है। द आंसर इज स्क्रू गॉज, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10, द क्या डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं कहता हूँ कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका इसका डायमेंशनल फार्मूला तुम्हें बाय हार्ट होना ही चाहिए एग्जाम में, ये डिराइव मत करने बैठना एग्जाम में, ठीक है। ये डिराइव मत करने बैठना, तुम डिराइव कर सकते हो बिकॉज यू नो द फार्मूला G(m)(m) डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहाँ से जी का आ जाएगा। बट आई विल से तुम इसे याद रखो, m-1 L³ T-2, क्या लिखा मैंने, फिर से मेरे साथ लिखो, m-1 L³ T-2, एग्जाम में डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, ये हो गया आंसर। सो योर फिजिक्स 10 क्वेश्चंस आर डन एंड डस्टेड, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने एनालिसिस किया है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू केमिस्ट्री पार्ट सेक्शन बी।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। सो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सवाल है, ठीक है, बेसिक सवाल ही आते हैं एग्जाम में। नंबर ऑफ, क्योंकि ये चैप्टर से बेसिक है ना। नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला क्या है, यू नो इट, गिवन मास बाय मोलर मास। ये तुम निकाल लोगे, ये मैं नहीं करने वाला, ओके, एकदम आसान सवाल है, ये मैं नहीं करने वाला। ऐसे बेसिक सवाल एग्जाम में देते हैं, ठीक है, तो ये सब सवाल एटलीस्ट स्किप करके मत आओ एग्जाम में, क्योंकि यही स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। ये सब छोड़ के आओगे तो दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। द लॉ स्टेटिंग मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये बेसिकली एकदम फैक्ट है ना, मतलब थ्योरी जो है, यू नीड टू रिमेंबर इट, ठीक है। सो दिस दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय हुम, किसने प्रपोज किया था। सो दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय एंटोनी लेवोइसियर, ठीक है। सो लेवोइसियर ने ये लॉ दिया था। so, मतलब क्या है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी बराबर टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। सही है, ठीक है, मतलब क्या है, मास विल रिमेन कांस्टेंट। चलो अभी ऑप्शन वाइज देखते हैं, मैं तो ऑप्शन वाइज ही जाऊँगा। पहले क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इट वाज गिवन बाय डेल्टन। डेल्टन साहब ने दिया, एनसीईआरटी में तुम्हें मिलेगा। सो ये क्या स्टेट करता है कि एलिमेंट्स जो है दे कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज, ठीक है। ये टोटल अलग कॉन्सेप्ट में चला गया। फिर जाते हैं गेल-ओसाक लॉ। सो दिस इज रिलेटेड टू वॉल्यूम्स, तुम्हें भी पता होगा, इट इज़ रिलेटेड टू वॉल्यूम्स। ये तुम जब हमने एक पीडीएफ प्रोवाइड किया था ना एनसीईआरटी, वो तुम जब अच्छे से रीड करोगे ना, जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं तो वहाँ पे ये अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही तो कह रहा है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एवोगाड्रो लॉ ये अलग होता है, ये भी कैसा लॉ है मैं बता देता हूँ कि अगर तुम वॉल्यूम इक्वल लेते हो, मतलब इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, मतलब अगर तुमने गैस लिया, ठीक है, उसका वॉल्यूम अगर तुमने सेम रख दिया, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, नंबर ऑफ molecules it will also be same। सिंपल भाषा में बोले तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज डन एंड डस्टेड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टू दिस एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज वाला सवाल, जिसमें यू नो मॉलिकुलर फार्मूला, ग्लूकोज का मॉलिकुलर फार्मूला तुम्हें पता है, C6H12O6, ठीक है। बट यहाँ पे बोला है कि क्या निकालो, एम्पिरिकल फार्मूला। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है। सो कैसे करने वाले हो इसको। सो यहाँ पे क्या होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो CH2O, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ये कैसा सवाल है, STP में बोल रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इसमें सवाल क्या है, 11.2 लीटर्स ऑफ CO2। ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी सवाल है। कैसे ईजी सवाल है, तुम्हें क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो 22.4 लीटर, इसका मतलब होता है 1 मोल, ठीक है, 1 मोल होता है। सो 11.2 लीटर है, इसका मतलब क्या है, 0.5 मोल्स। निकाल लिया तुमने 0.5 मोल्स। अभी अगर तुम्हारे पास 0.5 मोल्स आ ही गया है, तो तुम क्या मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल सकते हो। सिंपली तुम क्या करो, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 6.02 × 10⁻23। आंसर क्या आता है, 3.011 × 10⁻23। सो दिस इज द आंसर। बाकी 1 मोल एटम्स ये सब मैच नहीं खाता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल से तो गलत ही हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है इतना आ रहा है, सही है, ये भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 में जाते हैं हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 15, विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो ये सब जो सवाल है ना, ऐसे सवाल में तुम्हें सब ऑप्शंस को चेक करना होता है, तो ये सब टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो तुम अभी से आदत बना लो ऑप्शन चेक करने का, ठीक है। सो इसमें पहले क्या करो, मोल्स वगैरह निकालो। नंबर ऑफ एटम्स नहीं बोला है ना, मॉलिक्यूल्स और मोल्स, तो तुम्हें एन से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपल तुम मोल्स में रखो और तुम कंपेयर कर लो। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स विल बी कितना है, वो 18, 1, ठीक है, 1 मोल। यहाँ पे ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, सबके मॉलिक्यूल्स सेम है, ऑल हैव सेम नंबर, सही है, ये भी डन एंड डस्टेड। चलो नेक्स्ट सवाल में जाते हैं। सवाल क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइंस। सो लिमिटिंग रिएजेंट है क्या एक्चुअली, वो पहले देख लेते हैं। एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट वही है, द रिएजेंट विच गेट्स कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, ओके। सो कम्प्लीटली कंज्यूम होता है ये। सो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, सो इट इज़ बेसिकली द रिएजेंट विच गेट्स कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, ठीक है। सो जिसके वजह से क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, क्योंकि इसी पर डिपेंड कर रहा है ना रिएक्शन, इसी पर डिपेंड कर रहा है। सो रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर दैट रिएजेंट इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, ओके। देयरफॉर इट लिमिट्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो मैंने समझा दिया अभी देखो तो ऑप्शंस देखो, लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइंस कलर ऑफ प्रोडक्ट, नहीं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम यस, ये होगा, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं भाई, टेम्परेचर चेंज ये सब नहीं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, हाँ,
लिमिटिंग रिएजेंट अगर पहले ही, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सी रिएजेंट है? द रिएजेंट विच आर कम्प्लीटली कंज्यूम, ठीक है, मतलब ये पहले कंज्यूम हो जाएगा। सो इसी पर रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। सो क्या होगा, प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा उसको ये लिमिट करेगा। सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, इसमें फ़र्क आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉलिकुलर मास ऑफ H2SO फॉर्मी। ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये तो तुम सवाल करते करते याद आ जाता है, ठीक है, यू नो इट बहुत ही, ठीक है, मैं नहीं करता, तुम आंसर बताओ ये, क्योंकि तुमने किया हुआ है। ओके, एकदम आसान है। फिर नेक्स्ट सवाल क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू, ये भी सबको पता होता है, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 में जाते हैं। So let's move to question number 19, which statement is correct? Mole is a unit of mass. सही में mass is measured in gram, it is measured in kg, but mole क्या होता है? Mole it measures amount of particles, right? It measures amount of particles. So ये तो नहीं होगा आंसर। Mole is ऐसा unit of amount of substance। जैसा ही लग रहा है मुझे। Mole measures volume only। क्या सही है भाई? वॉल्यूम तो सेपरेट कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आ गया? ये नहीं है। मोल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर भाई। 1 मोल होता है 6 × 10⁻23। ये तो सेम ही रहेगा ना, ये किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, ये कांस्टेंट है। सो ये डन अंडरस्टूड। सो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, क्या है? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज नियरली वाटर H2O। परसेंटेज नहीं निकाल पाओगे तुम, आराम से निकाल पाओगे। कैसे निकालते हैं कोई भी परसेंटेज? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे? मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। आंसर क्या होगा? 88.9, ये आंसर है। ओके, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड टर्न डस्टेड बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया आई गेस। नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन सी, बायोलॉजी, ठीक है। द टर्म सिस्टमैटिक्स इट इंक्लूड्स, देखो मैंने जो PDF प्रोवाइड किया है एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन लिया गया है, तो तुम उसको बढ़िया तरीके से करो, फिर NCERT रिवाइज करो, क्वेश्चन कहाँ से छूटेगा ही नहीं, ठीक है। बट ये सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स क्या है एक्चुअली, मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ ना, ठीक है। सिस्टमैटिक्स बेसिकली ये क्या है, एक ब्रॉडर, ये टर्म जो है ना ये ब्रॉडर है देन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी से ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, टैक्सोनॉमी इससे नैरो है। मतलब सिस्टमैटिक्स इट इंक्लूड्स मोर थिंग्स, जैसे कि इट विल इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, जो कि है ऑप्शन में देखो, इट विल इंक्लूड क्लासिफिकेशन, इट विल इंक्लूड नोमेनक्लेचर वगैरह, एंड इट विल इंक्लूड क्या, मेन चीज़ तो यही है, दैट इज़ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। मेन चीज़ यही है, ठीक है। इट इंक्लूड्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑल्सो, ठीक है। सो सवाल में क्या है, द टर्म सिस्टमैटिक्स इंक्लूड, ऑप्शन क्या है? आइडेंटिफिकेशन ओनली, नहीं। ओनली क्लासिफिकेशन, नो। फिर क्या है? टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। डेफिनेटली टैक्सोनॉमी में क्या क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सब आता है, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये एकदम NCERT में यू विल गेट इट, और ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स को सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, इसमें कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। सो सिस्टमैटिक इज अ ब्रॉडर टर्म विच विल इंक्लूड टैक्सोनॉमी विथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। घटिया लिख रहा हूँ मैं, हैंडराइटिंग घटिया है, बट बोल अच्छे से रहा हूँ मैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज डन एंड डस्टेड, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट्स, सेकंड वर्ड मतलब क्या, स्पीशीज़ की बात कर रहा है? हाँ, स्पीशीज़ का ही तो बात कर रहा है। पहले तुम जीनस लिखते हो, उसके बाद तुम स्पीशीज़ लिखते हो, तो ये स्पीशीज़ का बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विदाउट ट्रू न्यूक्लियस। क्या क्या कह रहे हैं भाई? ऑर्गेनिजम्स विदाउट ट्रू न्यूक्लियस, विदाउट ट्रू न्यूक्लियस, ये सब कौन क्या है? प्रोकैरियोट्स ही तो है, प्रोकैरियोट्स है। और जो किंगडम मोनेरा है, और जो किंगडम मोनेरा है, इट कंटेन्स व्हाट? बैक्टीरिया, इट कंटेन्स साइनोबैक्टीरिया, NCERT का ही चीज़ है। इट कंटेन्स माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सो विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स विदाउट ट्रू न्यूक्लियस? क्या है? मोनेरा ही होगा यार। प्रोटिस्टा इसमें नहीं होता है, फंजाई में तो नहीं मिलता है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 24 में जाता हूँ। वायरसेस आर रिगार्डेड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। रीज़न क्या है? बिकॉज बिकॉज आंसर क्या है? दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट, दे हैव अ सेल वॉल, नहीं। दे कंटेन साइटोप्लाज्म, यार कुछ भी नहीं होता है। दे हैव न्यूक्लियस, नो नो नो। दे आर रिगार्डेड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। रीज़न यही है कि अगर वायरस को होस्ट नहीं मिलेगा तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा यार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 इज डन, डस्टेड, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, कुछ तो फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। बैक्टीरिया का बात कर रहा है,
कि इट इज़ यूकैरियोटिक। कहाँ से यूकैरियोटिक हुआ भाई? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। अमीबा, अमीबा का बात कोई कह रहा है क्या? मोनेरा है यार, ये तो प्रोटिस्टा है, गलत है। अमीबा प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में आता है। ईस्ट इज अ फंजाई, सही है। वायरस इज अ प्रोटिस्टा, नहीं, वायरस को, वायरस इज नॉट केप्ट इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये तुम्हें एनसीईआरटी में भी मिलेगा, तो ये भी गलत है आंसर सी, डन अंडरस्टूड। ओके, फिर क्या है? मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली, ये क्या है? प्रोकैरियोट्स तो तुम्हें मिलता है मोनेरा में। प्रोटिस्टा में यू आर गेटिंग यूनिसेलर यूकैरियोट्स, यहाँ से यूनिसेलर यूकैरियोट्स मिलना स्टार्ट होता है। मल्टीसेलुलर नहीं मिलता है अभी। प्रोकैरियोटिक तो प्रोटिस्टा में मिलता है। नॉन लिविंग, यार ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बट ये वायरसेस होस्ट के बाहर नॉन लिविंग ही होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 26 इज डन एंड डस्टेड। लेट्स मूव टू लाइकेंस वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? लाइकेंस आर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ, क्या वाटर पॉल्यूशन? नहीं भाई। सॉइल फर्टिलिटी? नहीं, एकदम एनसीईआरटी के सवाल है। नॉइस पॉल्यूशन। सेल वॉल इन फंजाई इज मेनली कंपोज ऑफ, एक है सेलुलोस, एक है पेप्टाइडोग्लाइकन, काइटिन, और एक है लिपिड, ठीक है। तो ऑप्शन वाइज हम इसको एनालिसिस करते हैं। सेलुलोस किसका है? सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, ठीक है। देन पेप्टाइडोग्लाइकन, ये बैक्टीरिया का है, बैक्टीरिया का सेल वॉल है। काइटिन किसका है? यही तो है, फंजाई का है। लिपिड किस चीज़ का है? लिपिड बेसिकली सेकेंडरी वॉल में होता है प्लांट्स का। इट इज़ प्रेजेंट इन सेकेंडरी वॉल्स ऑफ प्लांट्स। ये कोई ऐसा सेल वॉल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 28 इज डन एंड डस्टेड। नेक्स्ट तुम्हारा क्या सवाल है? विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन पिटेगस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ये आर्की जो है ना, ये इंक्लूड यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि यू ऑल्सो नो कि कार्ल वूस, यू नो नो, एनसीईआरटी में है। कार्ल, ऐसा कुछ नाम था क्या? कार्ल वूस, हाँ। इसने क्या दिया था? 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा कि कार्ल वूस ही था, हाँ। 3 डोमेन एक सिस्टम था, हाँ। रुको, मैं अभी भूल चुका हूँ, कार्ल वूस ही था शायद, आई गेस, यस। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, क्योंकि बहुत दिन हो चुका ना, पढ़ा है मैंने। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, बट आई एम डैम श्योर कि कार्ल वूस ही है, इसने दिया था 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। इसमें इसने आर्की एक सेपरेट वो रखा है, ठीक है। आर्की एक सेपरेट डोमेन में रखा है इसने, ये एक डोमेन में रखा है इसने, कार्ल वूस ने। ओके, सो मैंने तो पहले कह दिया, आर्की विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लो, ब्लू ग्रीन एल्गी, इट बिलोंग टू व्हाट? ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, और क्या है? तो पहले रुको, इसका तो अच्छे से एनालिसिस मैंने नहीं किया। पहले क्या है? कार्ल वूस ने डिवाइड किया, किस किस में डिवाइड किया था? आर्की, आर्की में एक है ट्रू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक है आर्की बैक्टीरिया, और एक अलग से डोमेन रखा था इसने, यूकेरिया का एक अलग डोमेन रखा था। तो तुम ये याद रखो, एनसीईआरटी में है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन नंबर 30 में जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू, एक है प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी एंड फंजाई। मोनेरा में तुम्हें बैक्टीरिया मिलेगा और साइनोबैक्टीरिया मिलेगा, और ये जो साइनोबैक्टीरिया है, दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गी, दिस इज आंसर। नेक्स्ट इज विच टैक्सोनॉमी कैटेगरी इंक्लूड्स क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज? एक तुम्हें मैं ट्रिक दे देता हूँ, KPCO, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, उसके बाद क्या आता है? जीनस, उसके बाद क्या आता है? स्पीशीज, ठीक है। सो फैमिली के बाद क्या? जीनस, मतलब स्पीशीज इज द लोएस्ट वन। सो क्या बोल रहा है? इंक्लूड्स क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज, इसका मतलब आंसर विल बी ऑर्डर। क्लोजली रिलेटेड फैमिली को हम ऑर्डर में रखेंगे, क्लोजली रिलेटेड जीनस को हम फैमिली में रखेंगे, क्लोज रिलेटेड फैमिली को हम ऑर्डर में रखेंगे, क्लोज रिलेटेड ऑर्डर को हम क्लास में रखेंगे, ऐसे चलता जाता है, ठीक है। आंसर इज ऑर्डर। साइंटिफिक नेम्स आर जनरली रिटन इन हिंदी? नहीं। ग्रीक क्या यार, फ्रेंच नहीं, लैटिन में लिखा जाता है, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, चेंज नहीं होता है ये सब। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, स्पीशीज है। स्लाइम मोल्ड्स शो रिजेम्बलेंस विथ, ऑप्शन क्या है? एनिमल्स ओनली, फंजाई ओनली। एनिमल्स, देखो प्लांट लाइक फीचर इसमें क्या हो सकता है? जैसे कि स्पोर का फॉर्मेशन होना। फिर एनिमल लाइक फीचर क्या होगा? एमीबॉइड मूवमेंट करना, इंजेक्शन में फूड करना। ओनली प्लांट्स अगर बोले तो ये गलत हो जाएगा, ओनली एनिमल्स बोले ये भी गलत हो जाएगा, अगर ओनली फंजाई लाइक बोले ये भी गलत हो जाएगा। सो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स का रिजेम्बलेंस स्लाइम मोल्ड में आता है। स्लाइम मोल्ड, ये जो स्पोर फॉर्मेशन करना, ठीक है, ये स्लाइम मोल्ड में कहा जाता है, प्लांट का फीचर है, ठीक है। सो एकदम ये तुम्हें आंसर में मिलेगा, सो ये हो जाएगा आंसर। देन नेक्स्ट सवाल क्या है? कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। अभी ये जो स्पोर्स है, ये दिस आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, राइट? reproductive structures that are commonly found in
कहाँ पे, फंजाई में मिलेगा। और सम प्लांट्स, ठीक है। मशरूम जो है इट इज़ अ फंगस, ठीक है। मशरूम क्या है, फंगस है, तो यही होगा आंसर। एमीबा में क्या स्पोर से होता है क्या, नहीं, नहीं होता है। वायरस में नहीं, पैरामीशियम नहीं, ये सब नहीं। आंसर इज मशरूम, क्योंकि ये फंगस है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मेथनोजेंस आर फाउंड इन, मेथनोजेंस आर फाउंड इन, मेथनोजेंस क्या है, दिस आर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूसेस मीथेन गैस, सो दे बिलोंग टू विच कैटेगरी, आर्की, ठीक है। आर्की, जो कि ट्रू बैक्टीरिया नहीं होते हैं, दे कैन थ्राइव इन वेरी हार्श क्लाइमेट्स वगैरह, ठीक है। ये सब याद रख लो। नेक्स्ट क्या है सवाल, टेक्सोनोमिक एड्स का ये सवाल है। देखो, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में कन्फ्यूजन क्या है, सेफ साइड मान के चलो, ओल्ड वाला ही पढ़ लो, क्योंकि एक दो सवाल अगर बाहर का आ भी गया तो तुम एक सेफ साइड में रहोगे, तुम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 37 में मूव करते हैं। टेक्सोनोमिक एड्स इंक्लूड, तो याद रख लो ना, यहाँ पर हार्बेरियम है, म्यूजिक है, बॉटनिकल गार्डन, सब आता है टेक्सोनोमिक एड्स में, ठीक है। अभी हार्बेरियम क्या है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, कलेक्शन, कलेक्शन हम यहाँ पे किसका करते हैं, ड्राइड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंट्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ड्राइड, यार मैं स्पेलिंग गलत लिख दिया है, तो क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं वीडियो कर रहा हूँ, मैं 10:30 मैंने टाइम दिया हुआ है, बट थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम था मुझे आज। सो इट इज़ कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर माउंटेड ऑन शीट्स, जिसे हम कहते हैं हार्बेरियम शीट्स, ओके। माउंटेड ऑन शीट्स, जो कि हार्बेरियम शीट्स है। म्यूज़ियम क्या है, म्यूज़ियम यहाँ पर वी गेट प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंट्स हमें यहाँ पर मिलते हैं, एनिमल्स का हो गया या प्लांट्स का हो गया, स्केलेटन वगैरह, फॉसिल्स वगैरह से मिलता है। बॉटनिकल गार्डन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट सवाल इतना डीप नहीं आएगा, ठीक है। टेक्सोनोमिक एड्स में ये सब इंक्लूड है, बस यही याद रख लो। बॉटनिकल गार्डन में जहाँ पे लिविंग प्लांट्स दैट आर ग्रोन फॉर स्टडी, ठीक है। सो हाँ, तुम एक रीडिंग बस मार लेना अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी है तो। सो नेक्स्ट सवाल क्या है, विच किंगडम इंक्लूड्स यूग्लिना, यूग्लिना बेसिकली बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, सबको पता होता है। ऑर्गेनिजम्स विद सेम स्पीशीज कैन, क्या बोल रहा है ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, तो इसको अच्छे से करो। बहुत थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज कैन, ट्रिकी है बट ईजी भी है। अगर ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीशीज से बिलोंग कर रहा है, सो दे कैन इंटरब्रीड नेचुरली, दे ऑलवेज लुक आइडेंटिकल, ये नहीं कह सकते रदर देन ट्विन्स वगैरह, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विन वो अलग चीज़ है, बट यहाँ पे वो लोग ब्रीड तो कर पाएंगे नेचुरली, बिलोंग टू डिफरेंट जेनर, ये ज़रूरी नहीं है। नेवर रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोडक्शन, तो ये डोंट अंडरस्टैंड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड, ये तुम्हें याद रखना ही होगा, ठीक है। माइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फंजाई। बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ वायरस वगैरह, बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। फाइकोलॉजी क्या है, दिस इज स्टडी ऑफ एल्गी। सो आंसर इज सी। सो हमने सारे कंप्लीट कर दिए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो तुम अपना मार्क्स यहाँ पे कमेंट करो, ठीक है, तुमने कितना मार्क्स स्कोर किया है। तो हम ऐसे ही करने वाले हैं हम हमारे बैच में, ठीक है। तो अगर तुमने बैच के लिए एनरोल नहीं किया तो यू कैन डू इट। प्राइस है 149, वेरी वेरी मिनिमल प्राइस, ठीक है, तो तुम ले सकते हो, ओके। बाकी